साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेत खलिहान के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, खेत खलिहान कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश रहती है आप तक खेती किसानी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सही समय पर पहुंचाने की, ताकि आप लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी हम ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे जैव उर्वरकों के उपयोग के बारे में और साथ ही साथ फल सब्जियों के परिरक्षण के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अंधाधुंध रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फसलों की गुणवत्ता काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। और इसी से बचाव के लिए एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है जैव उर्वरक। जी हाँ, अगर आप जैव उर्वरकों का इस्तेमाल अपनी खेती में करेंगे तो उससे आपकी फसलों की जो उत्पादकता है वो भी अच्छी बनी रहेगी और साथ ही साथ गुणवत्ता भी बेहतर मिलेगी। तो फिर आइए जैव उर्वरकों का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। हमें क्यों जैव उर्वरक का प्रयोग कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, इससे हमारे कृषि को, हमारी पैदावार को, हमारे पर्यावरण को कैसे लाभ मिलेगा, इस बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। अगर हम फसलों का देखें तो हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं, जैसे दलहनी फसलें, धान, गेहूँ, मक्का, मोटा अनाज जिसमें बाजरा, ज्वार आता है, फिर गन्ना है और कुछ तिलहन है। तो इन सब फसलों में हर प्रकार जो जितनी भी ये फसलें हैं, इसमें दूसरे दूसरे प्रकार के जैव उर्वरक प्रयोग में लाए जाते हैं। इसकी जानकारी किसान को, एक किसान भाई को होना बहुत ज़रूरी है कि उसको किस फसल में किस प्रकार का जैव उर्वरक इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ हम सबसे पहले दलहनी फसलों की बात करते हैं। दलहनी फसलें जैसे कि अरहर, चना, मूंग, उड़द, ग्वार और भी बहुत सारी हैं दलहनी फसलें। इन सब के लिए हम जो जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं उसे हम बोलचाल की भाषा में राइजोबियम कहते हैं। राइजोबियम एक ऐसा जीवाणु है जो कि हवा से नाइट्रोजन लेके उसको अमोनिया में बदलता है, जो कि पौधे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन राइजोबियम की एक ऐसी प्रवृत्ति है कि वो जो राइजोबियम अरहर में इस्तेमाल किया जाता है वो राइजोबियम हम दूसरी दाल में नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसलिए हर दाल के लिए अलग अलग राइजोबियम की प्रजाति इस्तेमाल में लाई जाती है। और राइजोबियम को हम जब जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम दलहनी फसलों के बीज के साथ उपचारित करते हैं। बीज उपचारित करने के लिए हमको 1 एकड़ के बीज में हम जो अगर पाउडर वाला है, सॉलिड है, तो उसके साथ हमको पहले 10% चीनी का घोल बनाना पड़ेगा। या तो हम गुड़ का घोल बनाते हैं या 10% चीनी का घोल बनाते हैं, जिसे हम अच्छी तरह से उबाल लेते हैं और फिर उसको ठंडा करते हैं। और 1 एकड़ के बीज पे जो पूरा पैकेट जो सॉलिड जैव उर्वरक है राइजोबियम का, उसको हम उस पर डाल के और उसमें हम 10% चीनी का जो उबाल के ठंडा किया हुआ जो घोल है उसको हम थोड़ा थोड़ा करके पूरे बीज में हम उपचारित करते हैं। और उसको चारकोल बेस्ड ये बायो फर्टिलाइज़र है, जैव उर्वरक है, तो ये सारा बीज जो है काला हो जाएगा चारकोल लग के। और उस पे जो हम 10% का जो चीनी का घोल हम इस्तेमाल करते हैं वो उसको चिपचिपा बनाता है और उस पे वो जो जीवाणु है वो अच्छी तरह से चिपक जाते हैं बीज पे। बाद में हमको इस 1 एकड़ के बीज को छाया में थोड़ी देर के लिए सुखाया जाता है और जब भी हमें बुआई करनी है तो ये काम हम 2 घंटे पहले बुआई से करते हैं। जैसे हम कि उसको 1 घंटा छाया में सुखा लें और फिर हम उसको अपना बुआई कर दें, जैसे भी हम बुआई करना चाहते हैं। तो अब इससे, और अगर हम लिक्विड वाला जो हम यूज़ कर रहे हैं, द्रव्य जो फार्मूलेशंस आजकल आने लगी हैं बाज़ार में, राइजोबियम की भी आने लगी हैं और भी जैव उर्वरकों की आती हैं, इनके अंदर हमें 10% का जो चीनी का घोल है वो उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही उस प्रकार के केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि बीज पे जीवाणुओं को चिपकाने का काम करते हैं। जब ये हम जीवाणुओं को जब बीज से उपचारित करते हैं
और जब इसकी बुआई करने के बाद जब जर्मिनेशन होता है तो जो पहली जड़ें जो निकलती हैं और ये जो राइजोबियम का जो जीवाणु उसके अंदर है वो जड़ों के साथ एक ऐसी एसोसिएशन बनाता है और वो एसोसिएशन जब वो जड़ों के अंदर प्रवेश करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम नोड्यूल कहते हैं। ये नोड्यूल आपको हर दलहनी फसल में जब आप कभी जड़ से उखाड़ के देखेंगे तो आपको गोल गोल दाने जैसे मस्से होते हैं उस तरह के दाने के रूप में आपको जड़ों पे नज़र आएगा। अगर आपको ऐसी जड़ें दिख रही हैं तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छा निशान, एक हेल्दी साइन इसको हम बोलेंगे कि इसमें राइजोबियम की प्रचुर मात्रा थी सॉइल में और मृदा में और उससे ये नोड्यूल बने हैं। इन नोड्यूल के अंदर जो राइजोबियम होता है वो जो हवा में नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है, जिसको और अमोनिया वो नाइट्रोजन की फॉर्म है जो कि पौधा अपने अंदर लेता है और उसको बाद में प्रोटीन और अलग अलग चीज़ों में वो प्रयोग करता है। अगर हम दलहनी फसलों में राइजोबियम का प्रयोग करते हैं तो इससे हम कम से कम 25% नाइट्रोजन की खपत जो हम यूरिया के द्वारा या डीएपी के द्वारा देते हैं उसको हम कम कर सकते हैं। राइजोबियम जो सिर्फ दलहनी फसलों में इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही दूसरे जैव उर्वरक के नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि अजोटोबैक्टर, अजोस्पिरिलम। ये दो ऐसे जीवाणु हैं जो कि बहुत सारी दलहनी फसलों के अलावा बहुत सारी फसलों में इनका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अजोटोबैक्टर एक फ्री लिविंग बायो फर्टिलाइजर है, मतलब फ्री लिविंग मतलब स्वतंत्र रूप से वो मृदा के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करता है। उसको ना किसी दलहन फसल की ज़रूरत है ना किसी पौधे की ज़रूरत है। वो वैसे भी मृदा में अगर नाइट्रोजन नहीं है तो हवा से नाइट्रोजन लेके अमोनिया बनाता है अपने लिए। तो ऐसा अजोटोबैक्टर जो जैव उर्वरक है ये हम सब्जियों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हर प्रकार की सब्जी में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अजोस्पिरिलम जो जैव उर्वरक है ये हम गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा ऐसी फसलों के साथ एक एसोसिएशन बनाता है। उनकी जड़ों में घुस के ऐसी जगह ढूंढ के रहता है जहाँ पे थोड़ी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। अगर हम धान की बात करते हैं तो धान, क्योंकि आपको पता है कि धान तो पानी में लगता है और वहाँ पे हमेशा एक फ्लडिंग जैसे कंडीशन रहती है जहाँ पे हमेशा पानी खड़ा रहता है। तो उस कंडीशन में हम ये जो सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया वाले के जो जैव उर्वरक होते हैं जैसे कि अजोटोबैक्टर, अजोस्पिरिलम, ये हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसकी जगह हम ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल का प्रयोग करते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करके पौधों को देते हैं। नील हरित शैवाल जो ये जो जैव उर्वरक बाज़ार में मिलता है ये आपको अजोला के साथ मिलता है। इसमें अजोला के साथ नील हरित शैवाल जो है वो एक एसोसिएशन बना के रहता है। अजोला एक ऐसा फर्न है, छोटा सा पौधा है जो कि आप धान के खेत में अगर डालेंगे तो वो अपने आप ही बहुत जल्दी फैल जाता है और उसकी जड़ों में नील हरित शैवाल अपना एक एसोसिएशन बना के रहती है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करती है और पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराती है। तो अगर हम धान उगा रहे हैं, धान के लिए हमें नील हरित शैवाल वाला जैव उर्वरक लेना पड़ेगा। अगर हम अजोटोबैक्टर ले रहे हैं तो वो हम किसी भी सब्जी में प्रयोग कर सकते हैं, हम किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हम अजोस्पिरिलम प्रयोग कर रहे हैं तो हम गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर किसान भाई को मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवाणु खाद आप जहाँ से भी खरीदें यह वो जगह प्रमाणित होनी चाहिए और शुद्धता होनी चाहिए। ये नहीं कि आप राइजोबियम ले रहे हैं चने का और उसके अंदर कुछ और है, तो ये आपको प्रमाणित संस्थानों से ही मिलेगा अच्छा जीवाणु खाद। इसके अलावा एक और जीवाणु खाद जो कि बहुत पॉपुलर है उसको हम माइकोराइज़ा बोलते हैं। ये माइकोराइज़ा एक तरह से जड़ों का एक्सटेंशन है। वो ये कई मीटरों तक जड़ों का फैलाव करती, जड़ों को नहीं फैलाती, खुद फैलती हैं और जड़ों के साथ एक एसोसिएशन बनाती हैं। तो दूर से भी जो न्यूट्रिएंट जो जड़ों के पास ख़त्म हो चुके हैं, दूर कहीं हैं, वो भी एब्जॉर्ब करके जड़ों तक पहुंचाती हैं। माइकोराइज़ा कम पानी में भी फसलों को बचाव करती हैं, बहुत नीचे से पानी खींच के ऊपर तक ले आती हैं, फास्फोरस को मोबिलाइज कराती हैं, जो न्यूट्रिएंट जो जड़ों के पास ख़त्म हो गए हैं लेकिन दूर हैं उनको वहाँ तक पहुँचाने का काम करती है। तो ये सारे बायो फर्टिलाइज़र किसान भाई अगर इस्तेमाल करें तो हमारी कृषि में कम से कम हम ये कर सकते हैं कि हम जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूरिया, डीएपी वगैरह के फार्म में डालते हैं उनकी हम कम खपत करेंगे। इससे पर्यावरण को भी फ़ायदा होगा। और अगर हम जैव उर्वरकों के साथ फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट वगैरह का इस्तेमाल हम खेती में करेंगे तो हम एक अच्छी ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं।
तो मैं यही कहूँगा किसान भाई से कि अगर आपको पर्यावरण को बचाना है, अपनी खेती को बचाना है, अपनी मृदा को बचाना है, तो आप जैव उर्वरकों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो अभी आपने जाना जैव उर्वरकों के उपयोग के बारे में। किसान भाइयों बहनों, फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे आप फल और सब्जियों का परिरक्षण कर सकते हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम खेत खलिहान। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, खेत खलिहान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी फल और सब्जियों की खेती करते हैं और उनकी बिकवाली करके अपनी आमदनी भी कमाते हैं। लेकिन अगर आप इन्हीं फल सब्जियों का परिरक्षण करें और फिर बाद में इनका प्रसंस्करण कर उन उत्पादों की बिकवाली करें, तो सोचिए कितनी आमदनी में वृद्धि हो सकती है आपकी। तो फिर आइए कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको बताते हैं कैसे आप फल सब्जियों का परिरक्षण करके अपनी आमदनी को बेहतर बना सकते हैं। फल सब्जियों का परिरक्षण अहम हो जाता है। इसकी वजह है कि जो आपकी फल सब्जियां हैं उनमें खाद्यान्न फसलों की तुलना में पानी का प्रतिशत बहुत अधिक होता है। अगर देखा जाए कि आपकी जो खाद्यान्न फसलें जैसे कि आपका गेहूं है या धान है, इसमें तुड़ाई के या कटाई के उपरांत जब देखा जाता है नमी का प्रतिशत 12 या 13% के आसपास रह जाता है जब इनको हम भंडारण के लिए लाते हैं। लेकिन हमारी फल सब्जियों में तुड़ाई उपरांत जो पानी का प्रतिशत होता है ये बहुत अधिक होता है और देखा गया है कि ये 80 से 90% तक पाया जाता है। इसी की वजह से फल सब्जियां बहुत ही अधिक क्षयशील होती हैं। इसका तात्पर्य है कि आप जैसे ही फल सब्जियों को खेत से तोड़ेंगे उनको अति शीघ्र ही बहुत ही ठंडे वातावरण में रखना पड़ेगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगी। इनकी ख़राब होने की वजह ये होती है कि इसमें पानी का प्रतिशत अधिक होने से इसमें श्वसन क्रिया है या अन्य दैहिक क्रियाएँ हैं वो बहुत ही तीव्र गति से प्रचालित होती हैं, चलती हैं। इसके अलावा जो फफूंदी जनित बीमारियां होती हैं या कीड़े मकोड़े, उनका भी आकर्षण फल सब्जियों की तरफ अधिक होता है। इसकी वजह यह है कि फल सब्जी आपके पोषण के बहुत ही प्रमुख आधार हैं। इनमें जो उपलब्ध खनिज लवण है या जो भी पोषित पदार्थ हैं, पोषण के लिए आवश्यक पदार्थ हैं, वो बहुत अधिक होते हैं। इसलिए इस फल सब्जियों की तरफ कीड़े मकोड़े एवं फफूंदी जनित बीमारियों का अधिक से अधिक खिंचाव होता, प्रकोप होता है। अब ये सवाल उठता है कि अगर इस तरह की समस्या से हमारे किसान भाई जूझते हैं या दो चार होते हैं, उसके लिए क्या कुछ प्रबंध किया जाए। और इसका एक सीधा साधा आपका उत्तर है वो मिलता है कि इन फल सब्जियों को तुड़ाई के उपरांत परिरक्षित किया जाए। बहुत बड़ा हिस्सा फल सब्जियों का आपका जो ताज़ी फल सब्जियों के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। इसके अलावा जो फल सब्जी बचती है उसको संरक्षण किया जाए, उसका परिरक्षण किया जाए। परिरक्षण के क्या कुछ फ़ायदे हैं हम किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो परिरक्षण की वजह से फल सब्जियों के कीमत में जो उतार चढ़ाव होता है वो कम से कम होगा। अगर इस समय देखा जाए कि टमाटर की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अगर टमाटर को पहले से ही परिरक्षित कर लिया जाता है, इसके गूदे को परिरक्षित कर लिया जाता है या इसके स्क्वैश है या आपका इसका केचप है, इसको बना के रख लिया जाता और इस गूदे को जिसको पहले से परिरक्षित कर लिया गया है, न्यूनतम इसका प्रसंस्करण करके स्टोर कर लिया गया है, उसको बाज़ार में उतारा जाता है या उसको विभिन्न रूपों में परिवर्तित करके उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता। तो इस तरीके की ये जो लगाम लगाई जा सकती है, जो आपके फल सब्जियों की कीमत में बहुत ही शीघ्र उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जबकि आपने देखा होगा धान या गेहूँ की फसल है उसमें इतने तीव्र उतार चढ़ाव नहीं आते हैं। उसकी ये वजह है कि फल सब्जी बहुत
बहुत ही अधिक क्षयशील हैं। इनको भंडारित करना बहुत ही कठिन या दुष्कर कार्य है, या इनके भंडारण पर बहुत अधिक खर्चा आता है। उसमें आपको बिजली और जो शीतलय या कहते हैं जिसको कोल्ड स्टोरेज, उसकी ज़रूरत होती है। इसलिए यहाँ पे फल सब्जियों का संरक्षण या परिरक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको हम तरोताज़ा कोल्ड स्टोरेज में बहुत समय तक नहीं रख सकते हैं। अगर इसमें रखते भी हैं तो उसमें व्यय बहुत अधिक आता है, खर्चा बहुत अधिक आता है। इसलिए परिरक्षण एक बहुत ही सुदृढ़ और सरल तरीका है, और इसकी वजह से आपके जो उतार चढ़ाव जाते हैं फल सब्जियों की कीमत में, उन पे भी कहीं न कहीं लगाम लगाई जा सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि फल सब्जियों का परिरक्षण किस तरीके से किया जाए। फल सब्जियों को परिरक्षित करने के कई तरीके हैं, जैसे कि आपको फल या सब्जी, किसी सब्जी का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे टमाटर है या प्याज है, ये बहुत ही दो प्रमुख सब्जियां हैं। इनमें काफ़ी उतार चढ़ाव आता रहता है इनकी कीमतों में। अगर टमाटर या प्याज की जो फसल आती है, उसको ले आने के बाद जब उसकी कीमत बाज़ार में बहुत कम होती है, उसमें बाढ़ आती है, बाज़ार में गलट आ जाता है, उस समय इसको हम परिरक्षित कर लें। और परिरक्षित करने के कई तरीके हैं। या तो इसको हम सीधे टमाटर का यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, इसका गूदा बना के परिरक्षित करके बड़े बड़े टैंक में, या एक 100 लीटर या 200 लीटर की जो आपकी टंकियाँ आती हैं, उसमें परिरक्षण के साथ साथ करके इसको हम भंडारित कर लें, और समय समय पर इसको बाज़ार में उतारें। और इसके टमाटर के जो आपका ताज़ा टमाटर होता है, उसके विकल्प के रूप में इसको प्रयोग करें। इसके अलावा टमाटर का केचप है या इसका सॉस है, इसको भी बना सकते हैं। इसके अलावा परिरक्षण का जो दूसरा तरीका है, जहाँ पे शुष्कन विधि, शुष्कन मतलब इसको सुखाने की जो विधि है, यहाँ पे आपका जो बहुत ही कारगर ये तरीका सिद्ध हो सकता है। लहसुन और प्याज की जो भी पुत्तियाँ आती हैं या गांठ आती है, उसको काट के, इसको सुखा के इसको भंडारित किया जा सकता है, या इसको चूर्ण के रूप में पाउडर बना के भी भंडारित किया जा सकता है। ये आपको एक सुखाने या शुष्कन विधि द्वारा फल सब्जियों को परिरक्षण की एक विधि हो गई। इस तरीके से हमारा जो आंवला है या बेल है या दूसरे फल हैं, जो कि मौसमी वक्त में काफ़ी इनकी आवक होती है बाज़ार में और इनकी कीमत ज़्यादा नीचे आ जाती है, उस वक्त इन फलों को लेके उनको विभिन्न पदार्थों के रूप में सुखाया भी जा सकता है, और इस शुष्क पदार्थ को विभिन्न उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है समय आने पर। इसके अलावा जो आपकी परिरक्षण की दूसरी अन्य विधियां हैं, आपके जो एसिड हैं या अम्ल हैं, उनमें कहीं न कहीं इनको डाल के हम परिरक्षित करते हैं। जैसे कि आपकी अचार है और मुरब्बा है। कहने का तात्पर्य यहाँ चीनी और शुगर, इनके माध्यम से भी फल सब्जियों को परिरक्षित किया जा सकता है। जैसे कि आपके सिरके में बहुत से फल सब्जियों को कुछ समय के लिए रख देते हैं, और समय आने पे उनको विभिन्न रूपों में हम परिवर्तित भी कर सकते हैं। इस तरीके से अम्ल में इनको डुबोकर कुछ समय के लिए हम परिरक्षित कर सकते हैं। ये एक दूसरा तरीका हुआ। इसके अलावा दूसरे भी और परिरक्षक हैं, जैसे कि आपके पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है, सोडियम बेंजोएट है। इनके सांद्रण में भी फल सब्जियों को हम रख के कहीं न कहीं सुरक्षित कर लेते हैं, या उनकी निधानी आयु है या सेल्फ लाइफ है, उनको बढ़ा लेते हैं। और जब भी बाज़ार में ज़्यादा अधिक मात्रा में फल सब्जी होते हैं, उनको इन केमिकल्स या रसायनों के द्वारा हम परिरक्षित कर लेते हैं। इसके अलावा और भी दूसरे विकल्प हैं फल सब्जियों को परिरक्षित करने की। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एक यहाँ पे सूक्ष्म जीवाणु होता है, जिसको लैक्टिक एसिड कहते हैं, उसके द्वारा भी फल और सब्जियों को हम परिरक्षित कर सकते हैं, और लंबे समय तक इनको कहीं न कहीं सुरक्षित तरीके से रख सकते हैं। ये एक संरक्षण का दूसरा तरीका हुआ है। इसके अलावा फल सब्जियों को संरक्षित करने के दूसरे भी माध्यम हैं, जैसे इनके हम पेय पदार्थ भी बना सकते हैं। जैसे कि आपका स्क्वैश हो गया, आपका नेक्टर हो गया, या कॉर्डियल्स हो गया, ये सब हमारे पेय पदार्थ हैं। इनको विभिन्न रूपों में परिवर्तित करके फल सब्जियों को बनाया जाता है, और इनकी अलग अलग अपनी अहमियत है।
इससे किसान को भी अधिक से अधिक कीमत मिल सकती है और जो बाज़ार में जो समय समय पर उतार चढ़ाव आता है उसकी वजह उपभोक्ताओं को भी परेशानी उठानी पड़ती है। कहने का तात्पर्य है उनको अधिक कीमत चुकानी पड़ती है, उससे भी इनको मदद मिल सकती है। तो ये आपके परिरक्षण के विभिन्न तरीके हैं और इन विभिन्न तरीक़ों पे सीधे ही आप किसान भाई बहन या जो दूसरे हमारे लोग इसमें इस क्षेत्र में आना चाहते हैं या इस विधा को सीखना चाहते हैं, इसमें सीधे नहीं आ सकते। उसके लिए कहीं न कहीं आपको प्रशिक्षण लेना ज़रूरी होगा और ये आपके दिमाग में ये बात कौंध रही होगी या इसमें भ्रमण कर रही होगी कि ये प्रशिक्षण के संस्थान क्या हैं और कहाँ हैं। जैसे हमारी इस समय भारतीय सरकार है, भारत सरकार है या जो दूसरे राज्य सरकारें हैं वो इस दिशा में बहुत ही मुस्तैदी के साथ काम कर रही हैं इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। और कौशल विकास योजना इसको नाम दिया गया और इस कौशल विकास योजना के माध्यम से विभिन्न जो संस्थान हैं या दूसरे कृषि विश्वविद्यालय हैं या दूसरे कॉलेजेस हैं या वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनके माध्यम से यहाँ पे जो हमारा रूरल यूथ है, जो ग्रामीण युवा है, उनको यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे हम इग्नू भी बोलते हैं, यहाँ पे भी एक पाठ्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के जो युवा और युवतियाँ हैं वो इस तरीके के कौशल विकास का पाठ्यक्रम खासकर जो फल सब्जियों का परिरक्षण है ऊपर करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही सरल तरीके से उनके यहाँ पे एडमिशन या उनको पठन पाठन की व्यवस्था की गई है। इसमें पैसे का भी ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं है, समावेश नहीं है। इसके अलावा आपके दूसरे जैसे आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय, जैसे आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसके कैंपस में भी इस तरीके की कौशल विकास की विभिन्न जो है योजनाएं चल रही हैं और ग्रामीण युवा है वहाँ पे इससे लाभ उठा रहा है। इसके अलावा हमारा नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हैं, जैसे आपका गाज़ियाबाद में है या आपका सोनीपत में है, हिसार में भी है, यहाँ पे भी कौशल विकास पे बहुत अधिक बल दिया जा रहा है और ख़ासकर ग्रामीण युवा है जो इस तरफ अग्रसित होना चाहता है फल सब्जियों की परिरक्षण की इकाई खोलने के लिए, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो का पूसा, जिसे जानते हैं पूसा के नाम से, यहाँ का जो खाद्य एवं तुड़ाई उपरांत प्रौद्योगिकी संभाग है, यहाँ पे भी समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है इस तरीके के जो पाठ्यक्रम हैं उन पर फल सब्जियों के परिरक्षण के लिए। हाँ, इसके अलावा जब आप फल सब्जियों के परिरक्षण की एक प्रशिक्षण हासिल करके निकलेंगे तो आप एक इकाई भी खड़ी करना चाहेंगे। इस इकाई को खड़ा करने के लिए आपको कहीं न कहीं पैसे की ज़रूरत होगी, आपको कहीं न कहीं ऋण की ज़रूरत होगी। तो हमारे जो विभिन्न बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उसमें इस तरीके से जो युवा प्रशिक्षण पाते हैं उनके पास जो सर्टिफिकेट है उसके आधार पर उनको आसान तरीके से ऋण मुहैया कराया जा रहा है, जिससे कि वो अपनी छोटी लघु इकाई स्थापित कर सकें फल सब्जियों के प्रशिक्षण या परिरक्षण को लगाने की। तो इस तरीके से अगर समग्र रूप में जो मैंने यहाँ पे वार्ता की है उस पर अमल किया जाए कि फल सब्जियों का नुकसान अधिक क्यों होता है दूसरे खाद्यान्नों की तुलना में, और इनको परिरक्षित करने की ज़रूरत क्यों होती है, और परिरक्षण के क्या क्या कुछ तरीके हैं, क्या कहाँ पे इसमें प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं हमारे ग्रामीण युवा, भारतीय एवं राज्य सरकारों की क्या कुछ भूमिका है, क्या कुछ सहूलियत फराहम की जा रही है, उन सब पर विस्तार से मैंने चर्चा की। और मेरे यहाँ पे पूर्ण विश्वास है कि इस तरीके से अगर आप अमल करेंगे तो फल सब्जियों का संरक्षण कर सकते हैं, परिरक्षण कर सकते हैं, और जो नुकसान हो रहा है देश का या किसान भाइयों का या उपभोक्ताओं का, उसको कहीं न कहीं कम करके देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों बहनों, फल सब्जियों का परिरक्षण करके आप काफ़ी लंबे समय तक उन्हें भंडारित करके रख सकते हैं और फिर उनका प्रसंस्करण कर उस प्रसंस्कृत उत्पाद की बिकवाली करके आप अपनी आमदनी में बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको जैव उर्वरकों के उपयोग के बारे में बताया था और आप इससे अपनी उपज की गुणवत्ता किस प्रकार बढ़ा सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी थी। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में फिर करेंगे आपसे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारी
जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।